सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो। इज इट ऑडिएबल टू एवरीवन? कूल। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन करे थे, मैंने तुम्हें वो रेशियो वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें हमें कुछ रेशियो गिवन था और उससे हमें कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे। उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था ट्राइसेक्ट वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार यहाँ ट्राइसेक्ट के प्लेस पर 4 इक्वल प्लेसेस डिस्टेंस में इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। 4 equal parts जब आ जाए, समझ लो इक्वल पार्ट्स जब भी आ जाए, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने बताया था मिड पॉइंट वाला, उसको यूज करने की कोशिश करोगे सो डैट कि आपकी कैलकुलेशंस ज्यादा मुश्किल ना हो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। M और N से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप उस क्वेश्चन को मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से करोगे, जैसे कि अब हम करेंगे। वी हैव दिस फिगर, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स, हमें ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने कोऑर्डिनेट्स जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, एक P, एक Q और एक R हमने कंसीडर कर लिया। AP, PQ, QR एंड RB 4 इक्वल पार्ट्स हैं। 4 इक्वल पार्ट्स है मींस AP किसके इक्वल होगा? PQ के, PQ किसके इक्वल होगा? QR के, और QR किसके इक्वल होगा? RB के। और आप ये भी कह सकते हो कि Q तो मिड पॉइंट होगा किसका? AB का, है ना? बिल्कुल मिड वैल्यू है, 2 इधर है और 2 इधर है, 1:1 का रेशियो है। दैट मींस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और इसका यूज करके हम फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो पहले Q को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है आप इससे ही करो, आप चाहो तो 1:3 का रेशियो लेकर उससे भी कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किससे करना चाहते हो। मैं मिड पॉइंट वाले से कर रहा हूँ, आप उसको देखो। सो पहले हमने Q पॉइंट को कंसीडर किया, PQR हमने सपोज कर लिया कि 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AP, PQ, QR और RB चारों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और AQ भी QB के इक्वल होगा। 2 पार्ट्स इधर है, 2 ही पार्ट्स इधर है, 2 पार्ट्स हैं, तो इट मींस AQ विल बी इक्वल्स टू QB। दैट implies कि Q is midpoint of AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल, ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 2 10, 10 ओवर 2 कितना होता है? 5 होता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 0 5। अब हम इन दोनों में A और Q में अप्लाई करेंगे। देखो A और Q का, A से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट P होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट से फिर अगेन मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस बार x1 x2 ये होगा, Q होगा, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 होंगे। तो AP इक्वल्स टू PQ, दैट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे? Q के पॉइंट्स तो है 0 5 और A के कोऑर्डिनेट्स है -2 2, तो -2 मींस x1 plus x2 that is 0 upon 2, y1 means 2 plus y2 plus 5 upon 2, -2 plus 0 -2 होता है, -2 को 2 से डिवाइड किया -1, 5 plus 2 7, 7 over 2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 7 over 2। अब हम R के भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं
क्यू के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करके। क्यू का कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। क्यू आर इक्वल्स टू आर बी, तो 1:1 का रेशियो, डेट इज आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यू बी का। तो क्यू और बी के कोऑर्डिनेट से हमने फिर कैलकुलेट किए आर के कोऑर्डिनेट्स। क्यू का x1 था 0 और b का जो है x2 है 2, तो 0 + 2/2, x1 + x2/2, y1 5 है और y2 क्या है 8 है, 5 + 8/2। इससे आंसर आया 1 and 13/2, ये x y की वैल्यू। तो ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो 0 5 -1 7/2 1 13/2 है। देख लो और पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो, कैलकुलेशन नहीं। और कोई, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कुछ कहना चाहता है, चाहती। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा देखो, नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसा होगा जैसे साइंस की क्लास में होता है, मैं क्वेश्चन दूंगा और व्हाट्सएप पे तुरंत के तुरंत मुझे भेजोगे। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो गूगल क्लासरूम पे तुरंत अपलोड करोगे। इफ यू आर यूजिंग पीसी तो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करोगे। रियल टाइम क्वेश्चंस मींस तभी आपको हाथ के हाथ जवाब, पूरा सॉल्यूशन विद स्टेप्स देना है, नॉट जस्ट आंसर। जो नहीं देगा या देगी उसके नाम नोट करके उसके पेरेंट्स को भेज दिया जाए। इस चैप्टर में फिगर बनानी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बना दोगे बहुत अच्छी बात है कृष्ण, क्योंकि हर क्वेश्चन जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसमें आपको फिगर, एक रफ फिगर बना लोगे तो तुम्हें खुद को आइडिया हो जाता है कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। अदरवाइज बिना फिगर के कई बार ऐसा होता है, हम इन द मिड ऑफ द क्वेश्चन या सॉल्यूशन ये भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या था। देव कुमार, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें व्हाट्सएप पर उसका सॉल्यूशन भेजना होगा विद स्टेप्स। क्लियर क्लियर, सुंदर सुंदर। एपी माइनस ए क्यू नहीं है, इक्वल्स टू है वो, एपी इक्वल्स टू ए क्यू, और ए क्यू नहीं है वो पी क्यू है। एपी इक्वल्स टू पी क्यू। आई थिंक नेट की वजह से ब्लर्ड हो रही होगी स्क्रीन, इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ये एपी इक्वल्स टू पी क्यू है उमंग। कोई से भी चैप्टर, जो चैप्टर हुए हैं अभी तक, कुछ भी दे सकता हूँ। बहुत मजे कर लिए तुमने। चलो, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये वाला और ट्राइसेक्ट वाला दोनों सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हालांकि थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन फॉर्मूला बहुत इजी है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर नहीं याद आता है तो तुम 1:3 का रेशियो, 3:1 का रेशियो ऐसे करके भी कर सकते हो। आपकी समझदारी और इस चैप्टर की जो नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें? लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। हालांकि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बट इसका सेक्शन फॉर्मूला से आपको कुछ खास खास क्या कुछ भी करना नहीं है। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कोऑर्डिनेट्स आप ये सोचोगे कि रोम्बस का एरिया होता क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है रोम्बस का एरिया? व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? फॉर्मूला
रोम्बस के एरिया का साइड से तो कुछ लेना देना नहीं होता, साइड्स दी हैं तो उससे हमें डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है रोम्बस का एरिया, कृपया बताइए आप में से कोई भी। नो अरहम, रोम्बस में हाइट गिवन ना हो तो क्या करोगे? रोम्बस में राइट एंगल तो होता नहीं है, बेस इनटू हाइट हमेशा उसमें कैलकुलेट होगा, उसमें रखा जाएगा फॉर्मूला जिसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है सपोज करो, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? यस क्रिश एंड काशवी, करेक्ट। अक्षत गुप्ता, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और हम समझ आया, जब आपके पास परपेंडिकुलर होगा तभी आप हाइट और बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल हो। यस गर्व, d1 इंटू d2 इंटू हाफ। यस माधव, करेक्ट आपका भी। तो हाफ d1 इंटू d2 को हम, अब हाफ d1 इंटू d2 है तो डैट मीन्स हमें डायगोनल्स की लेंथ चाहिए होगी, है ना? डायगोनल्स की लेंथ हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं? डायगोनल की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो वही काम हम करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी का डिस्टेंस और बी और डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एबीसीडी एक रोम्बस है जहां पर ए की वैल्यू ये, ए के कोऑर्डिनेट्स ये, बी के कोऑर्डिनेट्स ये, सी के कोऑर्डिनेट्स ये और डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। डायगोनल एसी, एसी की लेंथ के कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन उस पूरे का स्क्वायर रूट, जिससे आंसर आया 4√2 यूनिट्स। -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 32 4√2 यूनिट्स। सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी के लिए भी बी और डी के कोऑर्डिनेट्स को यूज किया x1 y1 x2 y2 की तरह, और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके वी कैलकुलेटेड डायगोनल, ये एसी नहीं है बीडी है, बीडी। फाइन, एसी और बीडी की हमारे पास वैल्यूज हैं। बीडी 6√2 यूनिट्स, ये यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स कट सकते हैं इसमें। हाफ मार्क टीचर जेन्युइन रीजन से काट सकते हैं, ना काटे वो उनकी एक जनरसिटी होगी, अदरवाइज ये एक पॉइंट होता है जहां पर आप मार्क्स को कर्टेल करवा सकते हो। बिल्कुल लिखना पड़ेगा माधव, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखना है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला? पूरा फॉर्मूला लिखना है, जहां भी जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो वो पूरी अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं कि फॉर्मूला है, जहां हम थ्योरम्स अप्लाई करते हैं वहां आप नाम लिख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप पूरा लिखो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिख सकते हो, पूरी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मूलाज जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो आपको वहां पर फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, उसमें आप उसका नाम नहीं लिखोगे, समझ गए? फॉर्मूला में आप कभी भी, फॉर्मूला और आइडेंटिटीज, उसमें आप कभी भी नाम नहीं लिख कर आओगे, पूरी आपको मेंशन करनी होगी। सो नाउ वी हैव डायगोनल्स की लेंथ, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नो और हम जहां पर यूज कर रहे हो वहीं पर लिखो, और हर स्टेप पर, एक्चुअली जिस भी स्टेप पर यूज कर रहे हो, नो मैटर आप एक क्वेश्चन में 4 बार उसको यूज कर रहे हो तब भी लिखो। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, एक ही क्वेश्चन आना होगा ऐसा, ऐसा तो है नहीं सारे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस आएंगे, तो एक क्वेश्चन में आपको अगर 2-3 बार फॉर्मूला लिखना पड़ गया तो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए आपके लिए। हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ ऐसे ही रहा, डायगोनल 1 के प्लेस पर एसी लिख देना क्योंकि उन्हें क्या पता डायगोनल है या नहीं है। फिर एसी की वैल्यू 4√2 और बीडी की वैल्यू 6√2, इसको जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो कर लो, आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। 2 2s are 4, 2 6 are 12, 12 2s are 24।
प्रैक्टिस करते वक्त बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको हर स्टेप पर लिखना है। आपको एक दो नोटबुक की वो भेज दी जाएंगी, क्या कहते हैं उसे, ऑल इन वन जिनके पास है उनको, उनके पास होंगी वो। ऑल इन वन में दिया होता है कि सही आंसर जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है। उसमें कुछ स्पेसिमेंस दिए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज के स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं। अगर नहीं है ऑल इन वन तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती उसमें स्टेप्स और अपनी तरफ से भी भर दो, वो भी गलत है। किसी क्वेश्चन को लेंथी करना भी गलत होता है बिना वजह, और स्टेप स्किप करने तो बिल्कुल ही गलत होता है। तो ऐसा मत सोचना कि हम ज्यादा स्टेप्स बना के लिखाएंगे, हर एक कैलकुलेशन को अलग दिखाएंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नहीं, उस केस में भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हर चीज का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेप्स ही स्टेप्स भर दो। उसमें इम्प्रॉपर स्टेप्स होंगे जो उससे रिलेटेड नहीं है, या फिर अननेसेसरीली आपने जबरदस्ती बना दिए स्टेप्स, वो भी गलत होंगे। उससे भी मार्क्स आपके घट सकते हैं। सो वी हैव डायगोनल के वैल्यू से हमने निकाला एरिया किसका, रोम्बस का, विच इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन ये लिखा नहीं तो फिर आंसर में से हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स ध्यान रखना, ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। जो हमारी लेंथ थी वो सिर्फ यूनिट्स में आई, क्योंकि वो डिस्टेंस है, वो किसी स्क्वायर यूनिट्स में नहीं आ सकता। एक्सक्यूज मी। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? ऐसे किसी का भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। हो सकता है वो ट्राइंगल का एरिया, जो कि अभी हम आगे करेंगे, या फिर किसी पर रेक्टेंगल का एरिया, कुछ भी दे सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या सॉल्व करना है क्रिश? ये वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ही किया है सॉल्व। लक्ष्य है संडे को, मैंने बोला था जो भी टेस्ट होंगे संडे को ही उसके मार्क्स मिलेंगे अब से। क्रिश कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला से? ये वाला तो हमने कर दिया, डिस्टेंस से ही किया है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के लिए पिछला क्वेश्चन कौन सा था वो, मैं तो भूल गया कौन सा क्वेश्चन था पिछला। फोर पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, फोर पार्ट्स में डिवाइड करने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे तो उसमें फिर कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सा मुश्किल नहीं पड़ जाएगा? थोड़ा लेंदी और मुश्किल हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस हर, अगर इससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, या कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक मेथड से ज्यादा, हो सकता है नहीं, मोस्टली होता ही है कि वो वन मेथड से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो जाए। बट बहुत ही कम चांसेस होंगे कि जिसमें हम ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको छोड़कर अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो उसमें आंसर जो सॉल्यूशन है वो छोटा सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है मोस्टली, जिसमें हम अपने कोर्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज को फॉलो नहीं करते, हम बाहर के कोई फॉर्मूलाज जो एक्स्ट्रा होते हैं या फिर फर्दर क्लासेस के जो क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज होते हैं उनको अप्लाई कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। हम अपनी क्लास से अलग के क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते। या फिर आप दूसरे मेथड से करोगे तो प्रोबेबली उसमें आपको ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी। तो बेटर है स्टिक टू वन मेथड। अगर ये समझ आ गया है तो इससे करो। अगर आपको दूसरा मेथड अच्छा लग रहा है जो कि आपकी ही बुक से रिलेटेड है, आपके कोर्स से रिलेटेड है, तो उसको अडॉप्ट करो। लेकिन कभी भी एक क्वेश्चन को हर बार सोच के कि मैं इससे नहीं उससे करके देखता हूँ या देखती हूँ, मत करना ऐसा। एक ही क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करोगे हर बार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक ही मेथड पर अड़े रहना, चाहे कोई किसी भी मेथड से करे। फिर आपको अगर समझ आ गया कि ये मेथड मुझे सही लग रहा है और ये मेरे कोर्स का भी है और मैं इससे करूंगा या करूंगी, तो आप उसी मेथड को अप्लाई करोगे चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे।
बोर्ड्स में आपसे ये कभी नहीं कहा जाएगा कि ये मेथड आपने गलत यूज करा है तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। मेथड अगर आपके कोर्स से रिलेटेड है तो वो बिल्कुल माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया मैंने बताया था, कॉलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर अगर नहीं होते हैं तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनको हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 से डिनोट किया है। और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, जिसकी डेरिवेशन अगेन नहीं आएगी, वो ये है। मॉड्यूलस यूज करना है आपको। मॉड्यूलस किस लिए? क्योंकि एरिया नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला है, इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन whether it's a triangle or not, इवन वो अगर पॉइंट्स कॉलिनियर भी हैं तब भी उसको आप सपोज करो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हो। 3 पॉइंट्स हैं और कॉलिनियर और आपने ट्रायंगल उसको कंसीडर कर लिया, उस केस में उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज वो कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। वो एक लाइन के पॉइंट्स हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, और वो कभी भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो आप कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इफ यू नीड टू चेक कि कॉलिनियर है या नहीं है, आप जस्ट इसमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रखो। आंसर अगर 0 आ रहा है तो वो कॉलिनियर होंगे, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे। फाइन, ये फॉर्मूला है। मॉड्यूलस का यूज करना है इसमें आपको। मॉड्यूलस का यूज नहीं भी करोगे, सपोज करो आपने ब्रैकेट लगा लिया, तो लास्ट में जो आंसर अगर नेगेटिव आया है तो उसको पॉजिटिव ही लिख कर आना है। आप लिख दोगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव लिखोगे। सपोज करो इसका एरिया -2/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब ऑब्वियसली एरिया माइनस तो नहीं हो सकता, तो आप उसको पॉजिटिव ही लिख कर आओगे। वो नेगेटिव पॉजिटिव किसकी वजह से हो जाता है? कोऑर्डिनेट्स की वजह से हो जाता है, जैसे कि डिस्टेंस भी होता है। ब्रैकेट्स नहीं है, वो मॉड्यूलस है। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मोड। इन शॉर्ट, मोड का मीनिंग होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, इस मोड को जब हम ओपन करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वेदर वो अंदर नेगेटिव आए वैल्यू या पॉजिटिव आए, आपको पॉजिटिव ही लिखना है। यस, इसको तभी यूज करते हैं जब हम सर्टेन होते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। जैसे डिस्टेंस हुआ, फॉर्मूला, एज हुई, या कुछ भी ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने। एक क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो पहले उनको ए, बी और सी कोऑर्डिनेट से आप डिफाइन कर लो। चाहो तो ट्रायंगल की आप फिगर बना सकते हो और उसमें लिख देना ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप अलग अलग इनकी वैल्यूज लिख लो कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है। बिकॉज इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, बट जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी स्टार्टिंग में, प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स से होती है। नेगेटिव पॉजिटिव की हो जाएगी, या फिर x1 के प्लेस पर y1 पुट कर लोगे, या y1 के प्लेस पर x2 पुट कर लोगे, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ABC के, A, B और C। x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनको सब्स्टिट्यूट किया हमने फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा जिसमें x1 की वैल्यू 2 है, y2 माइनस y2 माइनस y3 मीन्स 0 + 4 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको सारी, बहुत केयरफुली। इसी में गड़बड़ होती है मोस्टली। सॉल्व कर दोगे पहले, जो मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करो। अगर आंसर पॉजिटिव है तब तो मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं है, अगर आंसर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस हटा के उसे पॉजिटिव कर दोगे। तो 8 + 7 15, 15 + 6 21 होता है। तो आंसर आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज ये एरिया है। सिंपल सा क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है इसमें? पूछो। x1 y1 ये वैल्यूज आई होप समझ आ गई होंगी कि कहां पर कैसे रखनी है। इंस्टेड ऑफ
लर्निंग सम पैटर्न और समथिंग लाइक दैट, टीचर कहते हैं कि ऐसे पैटर्न इसको ऐसे याद कर लो, बेटर है फॉर्मूला ध्यान से एक बार याद कर लो, कोई जरूरत नहीं आपको पैटर्न्स की या फिर किसी मंत्र की। हर क्वेश्चन के लिए आपको जबरदस्ती 10th क्लास में मंत्र से बता दिए जाते हैं कि इसको ऐसे याद कर लो, उसको वैसे याद कर लो। अगर तुम किसी चैट को याद कर सकते हो तो तुम फॉर्मूला भी आसानी से याद कर सकते हो, और फॉर्मूला आसानी से खुद ही याद हो जाएगा जब आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार करोगे। आपको किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स की याद करने के लिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, पीबीपी, एचएचडी, या वो सो काटोआ हो, या फिर ये हो, इसमें भी कुछ बता देते हैं, आई डोंट नो क्या क्या बताते हैं, बट बेटर है आप ऐसे याद करो, x1 x2 y x3 और फिर y2 y3। x1 के साथ में 2 और 3 आते हैं, 2 के साथ में 3 और 1 आते हैं, 3 के साथ में 1 और 2 आता है। हालांकि मैं तो रेकमेंड करूंगा आप ऐसे कोई भी पैटर्न को फॉलो ना करो, अपने हिसाब से देखो कि फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे और कहाँ सब्स्टिट्यूट हो रही है, उसमें फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पैटर्न जब हम याद करते हैं उस केस में क्वेश्चन जरा भी उन्होंने कंफ्यूजिंग दे दिया या ट्रिकी दे दिया तो बस आप वही कंफ्यूज रहो कि ये तो पैटर्न से तो मैच खा नहीं रहा, तो हम कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। बेटर है फॉर्मूले की बेसिक्स को समझो। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें अगेन 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के। सो अगेन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यूज अगेन ध्यान रखना, माइनस प्लस का जब माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट्स को लगाना मत भूलना। यहाँ पर अगर माइनस वाली वैल्यू है तो ब्रैकेट लगा लेना सो दैट माइनस माइनस प्लस लिख सको। सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट समझ सकते हो तुम इसको, कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में होगी ही होगी गड़बड़, स्टार्टिंग में तो बहुत होती है। सो आंसर आया इसका 64/2 दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें से किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं था, तो यस, ये जिस तरह से लिखा है ये पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो उन्हें क्या पता कि ए क्या है, बी क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। फॉर्मूला में फिर आपको ये डिफाइन करने पड़ेंगे। सो ये बिल्कुल प्रॉपर वे है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कम लिखने की जरूरत नहीं है। हो गए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कर सकते हो कैलकुलेट, जो कि इस बार हटा दिया गया है, बट क्वेश्चन वो कर लेंगे हम एक बार, है तो ट्रायंगल का ही। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करोगे, स्प्लिट करोगे, और दोनों ट्रायंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आता है तो 4 वर्टिसेस दिए होंगे, 4 वर्टिसेस में आप डायगोनल ड्रॉ करके दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करो और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है के की वैल्यू वाला। इसमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें दिया हुआ है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है। पॉइंट्स कॉलिनियर है दैट मींस पॉइंट्स कॉलिनियर है तो क्या कंडीशन होगी, इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इन तीनों पॉइंट से बाउंडेड एरिया 0 होगा। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके एरिया क्या है, 0 है, बिकॉज ये कॉलिनियर है। तो इनको डिफाइन किया x1 y1 x2 y2 x3 y3 से, और एरिया वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करके 0 के इक्वल रख दिया। सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सो एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी, आप ट्रायंगल के प्लेस पर लिख सकते हो बाउंडेड बाय ए बी सी, पॉइंट्स ए बी सी विल बी इक्वल्स टू 0, शुड बी इक्वल्स टू 0। फाइन, कॉलिनियर है तो उसका एरिया हमेशा 0 होता है, तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू 0। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला वी नो, यहाँ पर एक बार 1/2 जरूर लिख देना। हालांकि टीचर्स कहते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये उधर जाके 0 हो ही जाएगा, बट नहीं, आपको लिखना है, वो बाद में आप 0 कर दो उसको इधर ले जाके, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला सही फॉर्म में लिखना है। 1/2 और ये सारी वैल्यूज, 2 तो उधर जाकर ट्रांसपोज होकर 0 हो जाएगा, तो बचेंगे सिर्फ ये वाली वैल्यूज। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये 7 × 1 7, 7 × k -7 k, सो ऑन।
पूरा इसको ब्रैकेट्स को ओपन किया, सॉल्व किया और इक्वल्स टू में रखा 0, इक्वल्स टू में 0 रखा और के की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म करके हमने कैलकुलेट कर ली। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर? किसी को पूछना है इसमें कुछ? जब भी कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हो तो अब से, इससे पहले से नहीं बोला था अक्षत जैन, अब से तुम इसको यूज कर सकते हो। व्हेन यू हैव कॉलिनियर पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो यूज दिस फॉर्मूला। उसमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो या कोई रिलेशन निकालना हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रिलेशन कैलकुलेट वो निकालना होगा आपको, कुछ भी बोल सकते हैं वो, तो बस ये फॉर्मूला यूज करो, उसमें गिवन सिचुएशन जो है उसको रखो और आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ, वो बहुत बुक्स में आपको मिलेगा। ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे 2t0 3t1 समथिंग लाइक दैट, उसमें t होगा। ये एक फिक्स ही क्वेश्चन है और बहुत इसकी मैंने देखा है कि कई बुक्स में है, हालांकि बोर्ड्स में आई डोंट थिंक ये कभी आया है, बट ठीक है। और -t1 कुछ ऐसा होगा, कोऑर्डिनेट्स 3 दिए होंगे और उसमें लिखा होगा शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इंडिपेंडेंट ऑफ t, सिर्फ इस पे ध्यान देना। इसमें कोऑर्डिनेट्स कुछ भी दे सकते हैं, वो t होगा या फिर कोई और वेरिएबल होगा, तो यहाँ पर वो वेरिएबल आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ t का मीनिंग ये है कि जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो उसमें फाइनल आंसर में t नहीं आएगा, t जो वेरिएबल है वो गायब हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ t का मीनिंग सिर्फ ये है। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन देख के क्योंकि हो जाते हैं कंफ्यूज कि इसमें हम क्या करें, इंडिपेंडेंट क्या बोला है, तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया की बात हुई तो आप एरिया कैलकुलेट करो, सॉल्व करते जाओ, लास्ट में जो आंसर आएगा आपका अपने आप ही उसमें से टी गायब हो जाएगा और आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड कि एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। सिंपल। ये कई बुक्स में है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो ये वर्ड देखकर इंडिपेंडेंट ऑफ टी क्या चीज है। इंडिपेंडेंट ऑफ टी या कोई और वेरिएबल, उसका मीनिंग सिर्फ ये है कि जब आप कैलकुलेट करोगे फाइनल आंसर में वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट्स इट। क्लियर? समझ आ गया? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं करना है, एरिया की बात हो रही है तो आप एरिया ही कैलकुलेट करोगे, बस लास्ट में आंसर में टी नहीं आएगा। देखना आपकी जो एक्स्ट्रा बुक्स होंगी उसमें जरूर होगा ये क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट ऑफ टी वाला। होम बोर्ड्स जब थे तब ये आया था एक बार, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, बोर्ड्स में तो नहीं आया अभी तक। गुड। तो के वाला एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ओके अक्षत, हाँ तो कर, आई होप कि समझ आ गया कैसे करना है, कर लेना उसको, एरिया कैलकुलेट कर लेना, बस आंसर जो आएगा उसमें ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, टी गायब हो जाएगा। अगर टी तब भी आ रहा है तो देखो आपका या तो क्वेश्चन गलत है या आपका सॉल्यूशन कहीं गलत हुआ है। करेक्ट? सो वी हैव अगेन दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स और वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। सिंपल सेम स्टेप्स। कॉलिनियर है तो एबीसी का ये जरूर लिख देना कि 0 के इक्वल क्यों है। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वो पूछेंगे ये अपने आप से 0 के इक्वल क्यों रख दिया, हमने तो नहीं बोला था कि एरिया 0 है। So since points are collinear, so area of triangle ABC should be equals to 0. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर आ गया 3 यस। ये क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई करके और भेजो मुझे आंसर।
मैं व्हाट्सएप पर भी मंगा सकता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो ध्यान से और साफ साफ करना प्लीज। यहाँ पर आपको के की वैल्यू बतानी है सच दैट इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, जो भी दिया हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, 4 स्क्वायर यूनिट्स है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के सच दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट से बनेगा उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। बताओ जरा के की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट करो सभी। 5 मिनट्स देता हूँ चलो तुम्हें, फिर मैं सॉल्व करूंगा। और सभी को करना है, मैं फिर उस पर इमेजेस मंगा सकता हूँ तुम्हारी व्हाट्सएप पर। फिगर की जरूरत नहीं है इसमें, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ट्राइंगल खुद बना सकते हो। फिगर किसने बोला? ओके क्रिश, अक्षत थोड़ा सा गलत है, नो रुद्र, क्रिश करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स हैं तो बिल्कुल हो सकता है माइनस, क्यों नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, एरिया माइनस नहीं होता बट कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। यस करेक्ट है। रुद्र चेक करो कैलकुलेशंस। अक्षत गुप्ता चेक करो थोड़ा सा, थोड़ी सी गड़बड़। नो रुद्र, कैलकुलेशन चेक करो। नो तान्या, ध्यान से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज रखो। अभी नहीं, नो अभी पहले यहाँ आंसर बताओ गर्व। लक्ष्य थोड़ा सा गलत है। नो उमंग, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज ठीक से रखो, गड़बड़ कर रहे हो थोड़ी बहुत। नो सुरभि, मॉड्यूलस का यूज इसमें
नहीं करना है, के की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ध्यान रखना। नो गर्व। माधव, आईएएस क्या होता है? व्हाट इज आईएएस? आईएएस बनना है तुम्हें? नो सुरभि, नो वारना। और बहुत अच्छे, उससे पूछ लो, और देर से पूछ लो, 4 स्क्वायर यूनिट क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? क्या है क्वेश्चन? पढ़ो ढंग से, मैं नहीं बताऊंगा, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। यस तनिष्क, करेक्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इंग्लिश ही लिखी हुई है, कोई अरबी नहीं लिखी हुई। ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को कि क्या है और क्या दिया हुआ है। वहां एग्जाम में कौन समझाने आएगा कि क्वेश्चन क्या है? इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तुम्हें कि क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है? पहली बात तो 4 स्क्वायर यूनिट लिखा है तो खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। स्क्वायर यूनिट बस एक ही चीज होती है। मैथ्स के बेसिक्स क्लियर ना होने के अंजाम है ये। जल्दी से बताओ बाकी बच्चे आंसर। नायसा, नित्या, द्वीप, ख्याति, काशवी, लक्ष्य, रुद्र चेक करो अगेन, विकी, नो तान्या। आराम से करो, जल्दी चलो मत करो, पर ध्यान से करो। देव नहीं, अभी भी गलत है। नो विकी। ऐसे ही आंसर लिख रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो? सभी से बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट विकी। यस नायसा। ओके, करो करो।